दोस्तों, आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डेटा प्रोसेसिंग का युग है। कई युवा शोधकर्ता, स्टार्टअप संस्थापक और इंजीनियर्स रोज नए नए एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा भ्रम अक्सर सामने आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया तो क्या मुझे उसका पेटेंट मिल जाएगा। और यही वो जगह है जहाँ पर CRI गाइडलाइंस का महत्व शुरू होता है। तो सबसे पहले आज के इस पहले व्याख्यान में हम समझेंगे कि किस प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंशन पेटेंट के योग्य हो सकता है और किस प्रकार का इन्वेंशन पेटेंट के बाहर रह सकता है। इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या हर सॉफ्टवेयर को पेटेंट मिल सकता है। तो प्रश्न लगभग हर इन्वेंटर पूछता है, तो उत्तर है नहीं। तो भारत के पेटेंट कानून में सॉफ्टवेयर को सीधे पेटेंट नहीं किया जा सकता। ये बात पेटेंट एक्ट की धारा 3 और सब क्लॉज के में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो धारा 3 के कहती है कि मैथमेटिकल मेथड, एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और बिजनेस मेथड, इनको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है पर से। तो कंप्यूटर प्रोग्राम पर से का क्या मतलब है? पर से का सरल अर्थ है कि सिर्फ अपने आप में, यानी यदि आपका इन्वेंशन केवल यह कहता है कि मैंने एक नया सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बनाया है तो यह पेटेंट योग्य नहीं होगा। लेकिन यदि वही सॉफ्टवेयर किसी टेक्निकल सिस्टम के साथ मिलकर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को हल करता है तो परिस्थिति बदल जाती है। टेक्निकल सिस्टम मतलब कि हार्डवेयर के साथ में। अब एक और प्रश्न है कि क्या सॉफ्टवेयर आधारित आविष्कार का पेटेंट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि उसे एक टेक्निकल इफेक्ट दिखाना होगा। अब यह टेक्निकल इफेक्ट क्या होता है? तो CRI गाइडलाइंस का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सरल भाषा में टेक्निकल इफेक्ट का अर्थ बताती हैं। ये क्या होता है कि ऐसा तकनीकी परिणाम जो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन या एल्गोरिथम तक सीमित ना हो, बल्कि किसी तकनीकी प्रणाली में वास्तविक सुधार लेके आए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एल्गोरिथम बनाया है। अब वो केवल डेटा सॉर्टिंग करता है, कैलकुलेशन करता है, प्रेडिक्शन करता है, तो क्या है? केवल एल्गोरिथम है। लेकिन अगर यही एल्गोरिथम नेटवर्क की स्पीड को इम्प्रूव कर दे या प्रोसेसर यूटिलाइजेशन को कम कर दे, इमेज प्रोसेसिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा दे या रोबोटिक मूवमेंट को स्टेबलाइज कर दे, तो ये सब चीज़ें टेक्निकल इफेक्ट बन जाती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं, अगर आप CRI गाइडलाइंस को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको उसमें कई एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फास्टर इमेज प्रोसेसिंग, इम्प्रूव्ड डेटा कंप्रेशन, रिड्यूस्ड मेमोरी यूजेज, बेटर सिक्योरिटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, इम्प्रूव्ड कंट्रोल ऑफ ए फिजिकल डिवाइस। तो यदि आपका इन्वेंशन इस तरह के परिणाम देता है तो वह पेटेंटेबल डोमेन में एंट्री ले सकता है। अब ये भी सवाल आता है इन्वेंटर के मन में कि यदि मेरा इन्वेंशन AI पर आधारित है तो क्या होगा? तो 2025 की CRI गाइडलाइंस में एक नई विशेषता जोड़ी गई है, ध्यान दें। अब AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विशेष एग्जामिनेशन अप्रोच दिया गया है। लेकिन यहाँ भी एक नियम वही रहता है कि AI मॉडल खुद में पेटेंटेबल नहीं है। लेकिन यदि AI मॉडल किसी टेक्निकल सिस्टम को बेहतर बना दें, जैसे मेडिकल इमेजिंग डायग्नोसिस, ऑटोनॉमस व्हीकल नेविगेशन, इंडस्ट्रियल फॉल्ट डिटेक्शन, तो वे पेटेंटेबल हो सकते हैं। एक सवाल और आता है कि यदि मेरा इन्वेंशन एक बिजनेस ऐप है तो क्या होगा? तो यहाँ भारत का कानून बहुत स्पष्ट है। भारत में बिजनेस मेथड्स को पेटेंट नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि यदि बिजनेस मेथड सॉफ्टवेयर के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया गया हो तब भी उसे पेटेंट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको CRI गाइडलाइन में मिलेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, या डिजिटल पेमेंट स्कीम बनाते हैं, मार्केटिंग का एल्गोरिथम बनाते हैं, फाइनेंशियल प्रेडिक्शन का मॉडल बनाते हैं, तो ये सब सामान्यतः सेक्शन 3K के अंतर्गत रिजेक्ट हो जाते हैं। एक और प्रश्न आता है कि इन्वेंटर को ड्राफ्टिंग से पहले क्या सोचना चाहिए। तो इस व्याख्यान का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है यही है कि जब भी आप कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन का पेटेंट ड्राफ्ट करें तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, मेरा इन्वेंशन किस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है
और उससे कौन सा मेजरेबल टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यदि आप इन दो प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं तो आपकी पेटेंट ड्राफ्टिंग मजबूत हो सकती है। तो आज हमने 3 बातें समझी। पहला, हर सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल नहीं होता। दूसरी बात, इन्वेंशन में टेक्निकल इफेक्ट होना आवश्यक है। और तीसरा, बिजनेस मेथड्स भारत में पेटेंटेबल नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे CRI गाइडलाइंस में स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन टेस्ट कैसे होता है। हम समझेंगे कि एग्जामिनर कैसे तय करते हैं कि इन्वेंशन एल्गोरिथम है या टेक्नोलॉजी है, और क्लेम ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, और सेक्शन 3K की ऑब्जेक्शन से कैसे बचना चाहिए। कुछ हम वास्तविक उदाहरण भी लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक ही इन्वेंशन गलत ड्राफ्टिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाती है और सही ड्राफ्टिंग से ग्रांट हो सकती है। धन्यवाद।